Discussing the next topic related with your pharmacology, that is factor influencing of drug action or factor influencing dosage and drug action. कि which factor affecting on the drug action, के कौन से factor affect करते हैं drug की action पे. Normally we already aware that the medicament or drug actually we are giving in particular strain. We were giving in the weight, for example gram, mg or microgram, or we are giving in volume, for example in ml. So in this unit particular unit के कोई भी ड्रग हम लोग पर्टिकुलर यूनिट में देते हैं तो एवरी ड्रग हैविंग दैट देयर डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी और डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. तो कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज एज एंड बॉडी वेट. एज एंड बॉडी वेट वी आर नॉर्मली व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गिविंग टू ड्रग टू एनी पर्सन और एनी पेशेंट, इफेक्ट में भी वेरी, उनका इफेक्ट वेरी होते. वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ देयर एज और बॉडी वेट. कि एज और बॉडी वेट के हिसाब से हर इंसान का, हर पर्सन का अगर आप लोग सेम डोज दिया तो आपको डिफरेंट इफेक्ट मिल सकता है. वाई इट इज सो? बिकॉज सपोज इफ़ यू आर गिविंग दी डोज टू न्यू बॉर्न बेबी, अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को ड्रग देते हो तो व्हाट विल हैपन, इफेक्ट इज मोर. वाई इट इज सो? न्यू बॉर्न बेबी में इफेक्ट ज़्यादा क्यों मिलेंगे आपको? क्या वाइट in that condition the chances of biotransformation is very less, means for metabolism is very less और inactivation of drug is very less. क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में कुछ एंजाइम नहीं होते जो आपकी ड्रग को मेटाबोलाइज कर सके, और वो एंजाइम की डिफिशिएंसी होने की वजह से ड्रग इनएक्टिव नहीं होता है. इसलिए न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमन बीइंग. सो सेम डोज हम लोग हर किसी को यूज़ नहीं करते. किसी का अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको लेस बॉडी के हिसाब से बॉडी के हिसाब से डोज देगा. हर पेशेंट को डिफरेंट डोज की ज़रूरत होती है. हर एज के पर्सन को डिफरेंट डोज की ज़रूरत होती है. सो क्योंकि हमको डिज़ायर इफेक्ट चाहिए. डेट्स वाई देयर आर डिफरेंट फार्मूला. अगर हम लोग वी आर प्रेफरिंग दी ड्रग टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन, अगर हम लोग चिल्ड्रन को हम लोग डोज दे रहे तो वी हैव टू कैलकुलेट दी पर्टिकुलर डोज. कि हम लोग जो एडल्ट का डोज है सेम डोज हम लोग चिल्ड्रन को नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि चिल्ड्रन का बॉडी वेट्स, बॉडी सरफेस एरिया, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है. इसलिए और इवन कुछ एंजाइम की डिफिशिएंसी भी होती है जो ड्रग को पर्टिकुलर मेटाबोलाइज नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग जो चिल्ड्रन को कम लेस अमाउंट में देते हैं या तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो उसके कुछ के फार्मूले दिए कि अगर हम लोग इफ़ यू आर गिविंग द डोज टू चिल्ड्रन, अगर हम लोग चिल्ड्रन को डोज देते हैं तो चिल्ड्रन को डोज देने के लिए कुछ फार्मूले अवेलेबल है. दैट फार्मूले वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट फार्मूला इट इज़ यंग्स रूल है. सो यंग्स रूल एक्चुअली इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल टू एज ग्रुप 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज. के ये यंग्स रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? जब चिल्ड्रन की एज 2 to 12 ईयर ऑफ एज है, मतलब 2 साल से लेके 12 साल तक किसी की एज है, तो इन दैट कंडीशन वी विल प्रेफरिंग दिस यंग रूल टू कैलकुलेट दी चिल्ड्रन डोज. के चिल्ड्रन को देखो सर, तो इन जो फॉर्मूला है एज इन ईयर इनटू एडल्ट डोज डिवाइड बाय एज प्लस 12. कि जो यंग फार्मूला है, यंग फार्मूला क्या है, वाई यू आर यूजिंग दिस फार्मूला टू वी हैव टू कैलकुलेट द डोज ऑफ पर्टिकुलर चिल्ड्रन. कि हम लोगों को डोज कैलकुलेट करना है कोई भी चिल्ड्रन का, तो उसके लिए तो ये यंग फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? जब किसी चिल्ड्रन की एज 2 से 12 साल तक है, उस टाइम हम लोग ये यंग्स फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ पर्टिकुलर डोज. ओके, सो सपोज वी आर कैलकुलेटिंग दी पैरासीटामोल. हम लोग पैरासीटामोल का डोज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एज इन ईयर, सपोज के एज है चिल्ड्रन की 3 ईयर्स. अगर किसी की एज 3 ईयर्स है और पैरासीटामोल का एडल्ट डोज कितना है 500 mg. सो 3 into 500 mg डिवाइड बाय एज प्लस 12. सो एज इज 3 plus 12. सो आपका जो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो चिल्ड्रन के लिए जो 3 ईयर का चिल्ड्रन उसके लिए आपको 100 mg डोज कैलकुलेट होगा. ओके, समझ में आ रहा है? नॉर्मली ये यंग्स फार्मूला कब अप्लीकेबल है? जब किसी चिल्ड्रन की एज 2 से 12 साल है, अगर उसका हम लोगों को डोज कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला की हेल्प से हम लोग चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं.
यंग्स फार्मूला क्या है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर इंटू एडल्ट डोज डिवाइड बाई एज प्लस 12। तो सपोज एज इन ईयर 3, एडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल 500 mg, एज अगेन 3 और प्लस 12। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो, इफ़ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सो यू विल गेट दी चिल्ड्रन डोज। जो चिल्ड्रन डोज किसका, जिसकी एज 3 ईयर्स है, उसके लिए 100 mg प्रेफर है पैरासीटामोल। नाउ सेकंड रूल इज क्लार्क्स रूल। क्लार्क्स रूल इज एप्लीकेबल when air is applicable when children वेट इन पाउंड अप टू 150। अगर किसी चिल्ड्रन का वेट 150 पाउंड तक है, तो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला कि किसी चिल्ड्रन का डोज 150 पाउंड तक है, तब तो ये फार्मूला हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए चिल्ड्रन डोज के लिए। सो चिल्ड्रन डोज क्या है, क्लास डोज के हिसाब से क्या फार्मूला क्या है, वेट इन पाउंड्स इनटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150। सपोज चिल्ड्रन का वेट है 30 पाउंड्स, एडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल 500 mg डिवाइड बाय 150। देन अगेन इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस डोज, तो आपको मिलेगा 100 mg। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द child dose as per the Clark rule. Clark rule is applicable when the children weight is up to 150। अगर किसी का चिल्ड्रन का वेट अप टू 150 पाउंड है, तो इन दैट कंडीशन वी आर यूजिंग क्लार्क रूल फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ डोज। सो हम लोग यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या किया कि पैरासीटामोल का डोज कैलकुलेट किया, और पैरासीटामोल का डोज कितना का कैलकुलेट हुआ, 100 mg। नाउ नेक्स्ट जो रूल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज, दैट इज हैमबर्गर्स रूल। हैमबर्गर्स रूल के हिसाब से फार्मूला क्या है, दिस हैमबर्गर रूल इज एप्लीकेबल व्हेन adult average weight is 70। if you are considering the adult average weight is 70, then at that time we can use this हैमबर्गर्स रूल। तो हैमबर्गर्स रूल के हिसाब से चाइल्ड डोज कैसा होगा कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन kg इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 70। As per this Hamburger's rule, this is the formula for calculating of child dose. Suppose child weight in kg is 14 kg, sorry, and dose of adult paracetamol is 500 divided by 70. So again paracetamol is 100 mg. So in this way we can calculate child dose as per the Hamburger's rule. Now next last formula for calculating of child dose, body surface area rule. Body surface area rule is again there, which is calculate as per the body surface area. So formula is the body surface area in meter square of child into adult dose divided by 1.7. Suppose body surface area in meter square is 0.86 mg, 0.86, and child adult dose of any drug, suppose nimesulide is 60 mg, so and divided by 1.7, so your doses for child is 30 mg. So in this way there are different formula for calculating the child dose. Why we are using this formula? Because of child or infant require less amount of the drug. Why it is so? Because their body surface area, their body weight, as per their body surface area, they require less amount of drug. So that's why we are using different formula to calculating the child dose. So this is the first factor of age and body weight. Now next factor which is affecting on drug action, that is sex. Next factor is sex factors. Actually second one is sex factor. Male and female, if you say comparing male and female, both require different dose, or means male or female को same dose we could not prefer the same dose. Why it is so? Male और female में जितना हम लोग same dose देंगे तो different action will be there. Actually female require lesser dose. If you comparing to male, so female require lesser dose. Why it is so? Because of female body age, body weight and surface area is lesser. Exact explanation is not there, but as per their body surface area, their body weight,
फीमेल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ ड्रग एज कम्पेयर टू मेल. मेल को जितना डोज लगता है उतना फीमेल को ज़रूरी नहीं कि उतना ही डोज देना चाहिए. फीमेल को डोज कम लगता है, सेम लो डोज पे भी उसको अच्छा इफेक्ट मिल सकता है. क्यों? वाइट इज सो, क्यों ऐसा होता है कि फीमेल का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है, वेट होता है, इज लेस एज कम्पेयर टू मेल. तो सर्टन प्रिकॉशन वी हैव टू टेक वी आर डीलिंग विद द फीमेल, कि हम लोग जब फीमेल को डील करते हैं, व्हेनेवर यू आर गिविंग द ड्रग टू फीमेल, so we have to take on some certain precaution. For example, in pregnancy, in pregnant women we have to take on some precaution. Why it is so? Some drug are teratogenic, give the teratogenic effect. Teratogenic effect means what? When any person or any female is taking the drug which will be responsible for abnormalities to fetus, कि वो फिटस की abnormalities के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. So at that condition we could not prefer that type of drug in that pregnant woman. So we have to take on some special care in the pregnancy. So suppose in lactating mother, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी आपको सम प्रिकॉशन लेना है. वाइट इज सो मोस्ट ऑफ द ड्रग और सम ड्रग नॉर्मली एक्सक्रीटेड थ्रू द मिल्क, and if it is excreted through the milk, so unnecessary it is given to the infant, unnecessary it is receiving to infant, which will be responsible for certain complication. Unnecessary infant receiving that milk which containing the metabolic product of drug, so which will be causing some serious effect or hazardous effect to infant. So we have to take some special care whenever we are dealing the pregnant women, whenever we are dealing lactating mother. So sex factor is play important role, because every male or female doesn't require the same dose. Maybe female require the lesser dose due to depending upon their body surface area or weight of that particular patient. So now next factor, that is third factor है टाइम एंड प्लेस. जो नेक्स्ट फैक्टर है विच इज अफेक्टिंग ऑन ड्रग एक्शन, टाइम फैक्टर एंड प्लेस. एक्चुअली नॉर्मली व्हाट विल हैपन, प्रेजेंस ऑफ फूड. तो जो सपोज इफ यू आर टेकिंग द फूड, सपोज वी आर टेकिंग सम ड्रग, प्रेजेंस ऑफ फूड मे बी इंटरफेयरिंग द एब्जॉर्प्शन. कि अगर कुछ ड्रग है, कि ड्रग सपोज ये ड्रग है और आपके जीआईटी ट्रैक में फूड ऑलरेडी है, तो फूड की वजह से क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन लेस होता है, स्लो होता है और लेस होता है सम टाइम. सो व्हाई इट इज सो? इफ इट इज लेस एब्जॉर्प्शन, एक्शन विल बी लेस. इन सपोज सम ड्रग इफ यू आर टेकिंग इन एम्प्टी स्टमक, अगर आप लोग कुछ ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज बेटर अब्जॉर्बिंग इन एम्प्टी स्टमक. अगर स्टमक एम्प्टी है, सो अल्कोहल इज अब्जॉर्बिंग वेरी वेल और फास्टर अब्जॉर्प्शन इज देयर विच विल बी गिव्स बेटर इफेक्ट टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका फूड के प्रेजेंस में, अगर आपके फूड के प्रेजेंस में कुछ ड्रग होते हैं, सम ड्रग इज नॉट अब्जॉर्ब वेरी वेल, इफ द अब्जॉर्प्शन इज नॉट देयर. अगर फूड के प्रेजेंस से अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, तो मे बी एक्शन मे बी अफेक्टेड, आपका एक्शन अफेक्ट होगा, मे बी लेस एक्शन इज देयर. बट इफ यू आर टेकिंग सम ड्रग, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल और एनी अदर ड्रग, कि अगर कोई ड्रग, अल्कोहल इज नॉट ड्रग बट कंसीडर सपोज इफ यू आर टेकिंग द अल्कोहल इन एम्प्टी स्टमक, अगर आप अल्कोहल को एम्प्टी स्टमक में प्रेफर करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, अल्कोहल इज अब्जॉर्ब वेरी वेल इन एम्प्टी स्टमक एंड इट गिव्स द बेटर इफेक्ट टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो place is also affecting, time and place is also affecting. For a second example we are taking for that factor, that is diarrhea. Suppose patient is suffering from the diarrhea, अगर patient को diarrhea हो गया, so what will happen in that diarrhea condition, what will happen, GIT motility increases. diarrhea में क्या होता है, GIT motility increase होती है. so what will happen, जो whatever the food content, drug content is fastly passing from your GIT tract, so it faces less time for absorption. कि नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर इन डायरिया पेशेंट में अगर आप कोई मेडिसिन प्रेफर करते हो, तो डायरिया में GIT मोटिलिटी बढ़ जाती है और GIT मोटिलिटी बढ़ने की वजह से ड्रग इजी फास्ट पास हो जाता है और उसको रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए. अगर एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं होगा तो इफेक्ट विल बी लेस. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रेस कंडीशन. स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, इन स्ट्रेस कंडीशन नॉर्मली व्हाट विल हैपन, पायोरिक स्पाज्म इज देयर.
पाइलोरिक स्पाजम की वजह से क्या होता है कि पाइलोरिक स्पाजम है उसकी वजह से ड्रग प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। इफ ड्रग इज नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब सो एक्शन विल बी लेस। सिमिलरली टाइम, अगर आप टाइम का एग्जांपल लेते हो, सपोज सम ड्रग यू आर टेकिंग इन नाइट एंड विच इज बेस्ट फॉर डे टाइम। सम ड्रग है जो इफेक्ट उसका डे में इफेक्ट ज़्यादा, फॉर एग्जांपल CNS स्टिमुलेंट ड्रग, कैफीन का एग्जांपल लेते हो आप लोग, सो कैफीन इज प्रेफरली इन डे। अगर आप दिन में उसको प्रेफर करोगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू नाइट, बिकॉज नाइट में क्या होता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, यू रिक्वायर स्लीप एट दैट टाइम, बट इफ यू आर टेकिंग कैफीन एट नाइट सो इट विल स्टिमुलेट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्लीप डिस्टर्बेंसेज है। फॉर एग्जाम्पल सम CNS, फॉर एग्जाम्पल डायजेपाम, अगर डायजेपाम है डिप्रेस योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डायजेपाम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, एंड दिस ड्रग इफ यू आर टेकिंग द डे टाइम सो यू फील स्लीपी। ओके, तो टाइम का समझ में आ रहा है आपको कि नॉर्मली अगर कोई जो ड्रग है अगर उस टाइम पे प्रॉपरली लिया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। जैसे कैफीन है, अगर कैफीन को आपने डे में लिया तो इसका इफेक्ट ज़्यादा बेटर आपको डे में मिलेगा एज कम्पेयर टू नाइट। Similarly, diazepam we are using, this is a sleeping pill. Diazepam relaxes your central nervous system. If this drug if you taking in night, कि अगर ये ड्रग आप लोग नाइट में लेते हो तो आपको ज़्यादा और बेटर इफेक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू डे। सो टाइम इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन योर ड्रग एक्शन इफ़ यू आर टेकिंग द प्रॉपर टाइम। अगर आप लोग प्रॉपरली अपने टाइम पे ड्रग प्रॉपर टाइम पे लेते हो, जो टाइम पे इफेक्ट मिलना चाहिए, तो आपको इफेक्ट आप बेटर मिलेगा। Okay, so now in this way we can explain the time and the place factor. Now next factor which is affecting on drug action, that is physiological factor. Next one is physiological factor. अभी physiological factor means what in your body. Normally in your body everything in exhibiting in your particular cycle, कि आपके बॉडी में हर चीज़ की, हार्मोन की बोलो या किसी हर चीज़ की एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, एक रिदम होता है, दैट रिदम इज मेंटेन इन योर बॉडी। सपोज लेट मी कंसिडर द हार्मोन ACTH हार्मोन एंड कोर्टिसोल हार्मोन। दिस टू हार्मोन हैविंग द पर्टिकुलर रिदम, ये पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज होता है। सपोज एट दैट टाइम यू आर प्रेफरिंग दी ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। सिमिलरली अगर आप जो टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होते हैं उसी टाइम पे आपको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर करोगे, सो व्हाट विल हैपन, इट मे बी डैमेजिंग लेस सेंसिटिव टू और डैमेजिंग योर ग्लैंडुलर सेल्स, के उसी टाइम पे अगर आप लोग ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर करोगे तो मे बी चांसेस ऑफ इट डैमेजिंग ऑफ योर सेंसिटिविटी टू योर ग्लैंडुलर सेल्स। सो दैट रिदम इज, यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ दैट रिदम, कि कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और ये कौन से हम लोग स्टेरॉइड हम लोग प्रेफर कर सकते हैं उस टाइम पर, कि एक रिदम होता है दोनों का 24 आवर्स में, दो एक टाइम पे ACTH और एक टाइम पे कॉर्टिकोस्टेरॉल का रिलीज होता है, तो वो रिदम प्रॉपरली मेंटेन। अगर उसी टाइम पे आप लोग ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर करते हैं तो दैट लीड टू डिक्रीज द सेंसिटिविटी टू योर ग्लैंडुलर सेल। ओके, तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर। Now fifth one, that is the pathological factor. Pathological factor means what? Suppose some patient is suffering from the liver disease. अगर कुछ patient है वो उसको liver disease है, so in liver disease most of the drug is not metabolized. वो liver disease में क्या होता है, बहुत सारे ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होते, तो unnecessary concentration of drug is increased in your body which lead to certain complication. Suppose in renal impairment, रीनल डिफिशियंसी इज देयर, कि किसी को किडनी प्रॉब्लम है। अब किडनी प्रॉब्लम में क्या होता है, नॉर्मली वी ऑलरेडी अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू योर किडनी, कि बहुत सारे ड्रग किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। सो सपोज किडनी फेल्यूर इज देयर और किडनी रीनल इम्पेयरमेंट इज देयर, तो इन दैट कंडीशन ड्रग इज अनएबल टू एक्सक्रीट। इन दैट कंडीशन ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होता है और अननेसेसरी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीटेड इन योर प्लाज्मा। सी लीवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज थ्रू लीवर। इफ ड्रग इज नॉट मेटाबोलाइज सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज अननेसेसरी इंक्रीज इन प्लाज्मा और दैट विल बी प्रोड्यूस अननेसेसरी इफेक्ट टू योर बॉडी विच विल बी dangerous to any human beings or any patient.
And suppose in renal condition, कि renal condition, suppose some patient is suffering from the renal disease, कि कुछ patient है जो renal disease, जिसको renal disease हो गया है. आप renal disease में क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग किडनी से एक्सक्रीट होते हैं. So what will happen if अगर पेशेंट को हम लोग को कोई ड्रग दिया और वो ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, सो अननेसेसरी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ इंक्रीज हो रहा है ब्लड में, जिसकी वजह से सर्टेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं. सो इन दिस वी कैन एक्सप्लेन द पैथोलॉजिकल फैक्टर के अगर सर्टेन डिसीज कंडीशन है तो डिसीज कंडीशन में ड्रग का एक्सक्रीशनेशन या ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और अननेसेसरी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं विच लीड टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट फैक्टर. Sorry, now next factor, that is pharmacogenetic factor. Pharmacogenetic factor. See, pharmacogenetic factor means what? That factor is also affecting on drug action. This factor means what? Some human being have some humans having the ability to fast inactivator of drug. कि कुछ ड्रग ह्यूमन बीइंग ड्रग को फास्ट इनएक्टिवेट करके स्पार्ट मेटाबोलाइज कर लेते हैं. सम ह्यूमन बीइंग ड्रग को स्लो मेटाबोलाइज करते हैं, स्लो इनएक्टिवेट करते हैं. सो ड्यू टू दिस इनएक्टिवेशन इफेक्ट में भी और ड्रग एक्शन में भी अल्टर्ड. उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स में फास्टली ड्रग का इनएक्टिवेशन होता है और फास्टली मेटाबोलाइज होता है. कुछ ह्यूमन बीइंग्स में ड्रग का स्लो मेटाबॉलिज्म होता है. तो स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. और किसमें जल्दी मेटाबोलाइज होता है और जल्दी मेटाबोलाइज भी हो गया तो उसकी वजह से भी आपका ड्रग का इफेक्ट कम हो सकता है. ओके, इसमें अगर तो स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में रहेगा तो अननेसेसरीली इफेक्ट इंक्रीज होंगे. और अगर फास्ट मेटाबोलाइज हो गया तो इससे क्या होगा, तो वो फार्माकोजेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है. कुछ ह्यूमन बींग्स फास्ट मेटाबोलाइज कर लेते हैं, कुछ स्लो मेटाबोलाइज करते हैं. सो ड्यू टू दिस इफेक्ट एक्शन में भी अल्टर्ड. नाउ नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर. दैट फैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन ड्रग एक्शन. How it will affecting on drug action? Let me discuss. Because of if someone is taking the drug, so due to taking of the drug, body is able to produce some patient producing more antibodies. कुछ पेशेंट अगर कुछ ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो कुछ ड्रग को एलर्जी होती है पर्टिकुलर. व्हाई इट इज सो? दे मोस्ट ऑफ द ड्रग यूर स्टिमुलेटिंग योर इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम. आपके इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करते हैं एंड प्रोड्यूसिंग मोर एंटीबॉडीज. व्हेनेवर दीज आर टेकिंग नेक्स्ट टाइम again this antibiotic, so what will happen? Some reaction, hypersensitive reaction or allergic reaction is there which lead to certain complication. For example, skin rashes. उसकी वजह से क्या होता है? स्किन रैशन. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. अगर जीआईटी ट्रैक में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट होंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. अगर आपके लंग्स में एक्टिवेट हुआ तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. जीआईटी ट्रैक में होगा तो एब्डोमिनल पेन इज देयर. So due to this condition immunological, so that such factor we have to also consider in some patient कि अगर किसी को allergic reaction है, that reaction we have to also consider because unnecessary effect is there. कि अगर हम लोग ड्रग प्रेफर कर रहे हैं so in that particular patient what happening here, so your immunological mechanism is activated which lead to certain production of antibodies and that antibodies will responsible for certain reactions, for example allergic reaction, hypersensitive reaction which lead to certain complication. For example, this hypersensitive reaction is occur in your skin. अगर this hypersensitive reaction skin में हो रहे so skin rashes होंगे वहाँ पर. Suppose this antibodies releases in your lungs which lead to bronchoconstriction is there. Suppose this antibodies or histamine, there is a mediator releases in your GI tract which lead to abdominal pain and acidity is there. So certain complication is there which this point we have to also consider whenever you are dealing to any patient who is sensitive to allergic reaction. Okay. Now next factor is psychological factor. Next factor, that is
psychological factor and environmental factor. Normally what will happen, psychological means what, most of the patient is there depend upon their psychology. Means what, suppose we are giving to any drug, that drug having the yellow color. अगर हम लोग किसी ड्रग पेशेंट को एक मेडिसिन देते हैं दैट हैविंग द येलो कलर, सपोज वी आर प्रेफरिंग drug to another company that drug having the suppose red color, or the packet, suppose we are preferring to any patient, elderly patient, that packaging, suppose packaging of drug yellow color. एक कंसिडर करो कि एक ड्रग है जो पैक हुआ है येलो कलर के रैपर में, और कोई दूसरी कंपनी का रेड कलर के रैपर में पैक हुआ है. सो व्हाट विल हैपन, the elderly patient is psychological dependent. They are not using this, they are telling this is not your drug, they are in that condition. So what will happen, they are psychological dependent. Suppose in some patient claiming some certain disease, and we are giving medication and their effect is not there. So in that condition what will happen, suppose we are using any medicament which doesn't contain any active ingredient. ऐसी कंडीशन में हम लोग जिसको इफेक्ट नहीं मिलता है, कि ऐसे एक दूसरी कंपनी का ड्रग हम लोग दे देते हैं जो उनको उसमें एक्टिव मेडिकामेंट नहीं होता है, जो साइकोलॉजिकल डिपेंड होते हैं, वो कंप्लेनिंग करते हैं कि इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं. प्लेसिबो उसको कहते हैं कि उसमें एक्टिव मेडिकामेंट नहीं होता है, और वो सपोज ग्लूकोज का या फिर सुक्रोज का एक टैबलेट होता है, वो हम लोग उन पेशेंट को देते हैं और वो उसकी वजह से उसको इफेक्ट मिलता है. तो दैट इफेक्ट वी आर कंसिडर एज ए प्लेसिबो इफेक्ट. सो मीन्स वर्ड, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कुछ पेशेंट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं, सो वी हैव टू टेक दिस कंसिडरेशन आल्सो, बिकॉज ऑफ इफेक्ट में भी अल्टर और दे डिफरेंट, कि उस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की वजह से इफेक्ट भी, ड्रग का इफेक्ट भी अल्टर हो सकता है. गॉट इट. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल फैक्टर. नाउ नेक्स्ट फैक्टर that is accumulation. Next factor is accumulation. Accumulation means what? Now let me discuss what is accumulation. Normally what will happen, repeated administration of any drug. Normally क्या होता है कि अगर किसी ड्रग का रिपीटेड एडमिशन है उसे, which may to lead to deposition of drug or accumulation of drug in your body. Normally so what will happen, certain complication is there. This term we can call as accumulation. जब भी कोई पेशेंट रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करता है और उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है ड्रग का बॉडी में. वाइट एक्यूमुलेशन, वाइट इज बिकॉज ऑफ स्लो एक्सक्रीशन, मे बी ड्यू टू सर्टन कंडीशन और ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, कि उसका ड्रग का स्लो एक्सक्रीशन होता है, ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, और उससे वजह से क्या होता है, ड्रग का डिपोजिशन होता है, और ज़्यादा ड्रग होने की वजह से सर्टन कॉम्प्लिकेशन होते हैं. तो दैट इफेक्ट वी कैन कॉल एज एक्यूमुलेशन. फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस डोज में भी ये चीज़ें आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है. Accumulation means what, whenever you are repeated administration of any drug which lead to deposition or accumulation of particular drug in your body which lead to certain complication. और वो accumulation why it is so, because of slow excretion, because of some genetic factor, because of some other factor. If this drug is depositing in your drug, so this drug is depositing in your body which lead to certain complication, so that effect we can consider as accumulation. Okay, now next one is एडिटिव इफेक्ट. कि एडिटिव इफेक्ट किसको कहते हैं हम लोग, नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज एडिटिव इफेक्ट. एडिटिव इफेक्ट मीन्स व्हाट, 1 + 1 is equal to 1. means what, whenever total pharmacology effect of 2 or more drugs administered together is equal to the sum of their individual pharmacology effect, that phenomena we can consider as एडिटिव इफेक्ट. मीन्स what, जब भी हम लोग 2 ड्रग साथ में लेते हैं, कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो उसका इफेक्ट इज इक्वल टू देयर इंडिविजुअल इफेक्ट. कि जैसे 1+ अगर 2 साथ में लिए तो इफेक्ट आपका बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, उसका इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट के, इंडिविजुअल ड्रग के इफेक्ट की तरह होता है. दैट इफेक्ट विच कंसिडर एज ए एडिटिव इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 इज इक्वल टू 1. कि अगर हम लोग 1 + 1 करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, 2 होता है, लेकिन अगर ड्रग को 1 + 1 किए तो इसका इफेक्ट 1 ही मिलता है, आपको बढ़कर इफेक्ट नहीं मिलता है. समझ में आ रहा है कि जब भी 2 ड्रग हम लोग साथ में ले, व्हेनेवर यू आर टेकिंग द 2 ड्रग्स साइमल्टेनियसली, तो देयर इफेक्ट इज नॉट इंक्रीजेज, देयर इफेक्ट इज 1 टू इंडिविजुअल इफेक्ट. कि यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट.
Now next one is synergism. Next effect is synergism. अब synergism means what? 1 plus 1 is equal to 3. Means what? Whenever you are taking two drugs simultaneously, so their effect is greater than to individual effect. कि जब हम लोग एक दो ड्रग साथ में लेते तो सपोज 1 + 1 2 होता है, तो दोनों का इफेक्ट में दोनों साथ में लेने से इफेक्ट जो होता है वो और बढ़कर आता है, और ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, तो इसको कहते हैं सिनर्जिज्म. सी एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जब दो ड्रग साइमल्टेनियसली मिलता है तो उसका इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट की तरह मिलता है. वी कैन कॉल एज एडिटिव इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल 1 + 1 इज इक्वल टू 1. इन सिनर्जिज्म में क्या होता है 1 + 1 इज इक्वल टू 3. नॉर्मली क्या होता है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा होता है. लेकिन जब अगर दो ड्रग आप साथ में लेते हो तो जो 2 से भी ज़्यादा इफेक्ट आपको मिलता है, दैट इज 3. तो इसको कहते हैं सिनर्जिज्म. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द एडिटिव इफेक्ट. Sorry, synergism and additive effect. Stop.